अच्छा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज है 24 दिसंबर 2021। आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर है करंट अफेयर्स के लिए। आज का जो दिन है, आज की मुख्य खबरें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कमेटी बनाई है, इसके अध्यक्ष वो स्वयं हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं। ये कमेटी जो बनाई गई है श्री अरविंदो घोष को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई है। उनकी जो जयंती है, 150वीं जयंती है 15 अगस्त 2022 को। सॉरी, ये फैक्ट थोड़ा यहाँ गलत लिखा गया, आप ठीक कर लेना। 15 अगस्त 2022 को उनकी जयंती है, 150वीं जयंती, 150वीं जयंती। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इसी के साथ साथ हम आपको थोड़ा अरविंदो घोष जी के बारे में बता देते हैं। वो एक उग्रवादी विचारधारा के राष्ट्रवादी थे, जिनको एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट बोला जाता है। उनकी विशेष भूमिका जो सबसे ज़्यादा रही थी वो 1905 के भंग आंदोलन में, बंगाल के विभाजन के आंदोलन के दौरान रही थी, स्वदेशी आंदोलन जिसको बोला जाता है। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था वंदे मातरम। वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी एसएससी पूछ लेता है। अरविंदो घोष या फिर वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो अरविंदो घोष के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में क्या हुआ, इसी आंदोलन के बेस पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया और इसमें उनको मुख्य अभियुक्त बनाया गया, अपराधी बनाया गया 1908 में। तो वे इससे इतने प्रताड़ित हुए कि उन्होंने संन्यास ले लिया और वो पौंडीचेरी में जाकर संत बन गए। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में चला था उससे प्रताड़ित होकर या उसके बाद कौन सा व्यक्ति संत बना, तो वो थे श्री अरविंदो घोष। और वो कहाँ पर जाकर रहे फिर, तो वो पौंडीचेरी जाकर रहे। उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। उनकी जो पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है ए लाइफ डिवाइन, और दूसरी जो उनकी इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है न्यू लैम्प विद ओल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू लैम्प विद ओल्ड किसकी पुस्तक है, वो श्री अरविंदो घोष की है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरी हमारी जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसने लोकसभा में अपनी एक रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में जो उसने बोला कि 22 आदमी जो हैं वो डेड हो गए, यानी मर गए हैं। किसमें, मैनुअल स्क्वेंजिंग। आपको थोड़ा बता दूं, मैनुअल स्क्वेंजिंग हमारे देश में साफ़ सफाई करने के लिए, खड्डों की या ऐसी जो मतलब गंदी जगह उनके लिए आदमियों को लगाया जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको 2020 में इसको इलीगल करार दे दिया गया था। जो इसको इलीगल करार दिया गया था, एक एक्ट आया था, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मैनुअल स्क्वेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन बिल, जो 2020 था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैनुअल स्क्वेंजिंग को इलीगल करार देने वाला बिल कब आया, तो ये 2020 में आया था। तो इसको उसके बाद इलीगल करार दे दिया गया, यानी कि सफाई जो होगी मशीनों से होगी। लेकिन फिर भी 22 आदमी 2021 में मर गए खड्डों की या गंदी जगहों की सफाई करते हुए। और ये रिपोर्ट जो हमारी मिनिस्ट्री ने दी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने दी है। कई बार कोई रिपोर्ट आती है उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। तो और ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि 150वीं जयंती महात्मा गांधी की जो थी उसको लेकर हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। और उसी से रिलेटेड स्वच्छता अभियान तो देखो दूर की बात है, उसी से रिलेटेड हमारे देश में आदमियों की मृत्यु हो रही है, जो कि एक इलीगल है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, और वो उसमें अंदर जो हम जाते हैं वो आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, यानी कि आदमियों के जीने का अधिकार, व्यक्ति के जीने का अधिकार। इस आर्टिकल में बहुत से अंदर और आर्टिकल हैं या और भी प्रावधान है, जिसमें एक प्रावधान है राइट टू डिग्निटी, मतलब कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार। देखो दोस्तों, सम्मान तो दूर की बात है, आदमी गंदी जगहों की सफाई करते हुए मर रहा है, तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है, हमारे देश के लिए शर्म की बात है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मैं बता दूं 2-3 साल से क्या है कि एसएससी यूपीएससी हर स्टेट में एप्लीकेशन पे, यानी कि जो ऐप हैं, ऐप पे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करके। तो सफाई अभियान जो चलाया गया था उससे रिलेटेड 2 ऐप चलाई गई थी, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है।
जो सफाई सुरक्षा चैलेंज ऐप चलाई गई थी, एक ये ऐप इम्पोर्टेंट है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको घोषित किया था। दूसरी जो ऐप है वो स्वच्छ अभियान ऐप है, ये सफाई अभियान को लेकर। तो दो ऐप आ जाएं तो ये स्वच्छ अभियान को लेकर हैं, बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों नॉर्थ ईस्ट की तरफ। सरकार नॉर्थ ईस्ट पे काफ़ी ध्यान दे रही है और ये इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है, इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। इस पर एक क्वेश्चन आने के किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी चांसेस हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो हमारा बॉर्डर स्टेट है, तो उसमें एक ट्राइब है जिसका नाम है आपतानी ट्राइब। ये आपतानी ट्राइब में क्या है, पुराने समय में इनकी महिलाएं उठा ली जाती थी दूसरे कबीलों के द्वारा। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया, इनके नाक के ऊपर एक गंदा सा टैटू बनवा देते थे ताकि वो अच्छी ना दिखें और उनको उठाया ना जाए। लेकिन अब क्या है कि अब पूरा देश सुरक्षित है आज़ादी के बाद, और उस सुरक्षा में आजकल की जो मॉडर्न लड़की हैं आपतानी ट्राइब की, उन्होंने ये टैटू बनवाने से मना कर दिया और वो फैशन को काफ़ी प्रमोट कर रही हैं अपनी निजी ज़िंदगी जीने के लिए, और मेरे नज़र में ये सही भी है। तो ये चर्चा में है आपतानी ट्राइब, जो उनकी लड़कियां हैं वो उनके बुज़ुर्गों की बातों को नहीं मान रही, और बुज़ुर्ग हैं वो चाहते हैं कि अभी भी ये प्रथा चलती रहे। मेरे हिसाब से ये बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का ये आपतानी ट्राइब, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आपतानी ट्राइब कहाँ पे है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में एक आपतानी वैली है जिसको जीरो वैली बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जीरो वैली किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है आपतानी वैली को। अच्छा, बेसिक में मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, वो अरुणाचल प्रदेश से ही लगती है। और अरुणाचल प्रदेश पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसके नेशनल पार्क पे 2017-18 यूपीएससी में, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना दोस्तों। अब आज के दिन पे आ जाते हैं। आज 24 दिसंबर है। हम डेली एक दिन करेंगे, जो डेट होगी उससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो भी होगा हम उसको करेंगे। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे होता है दोस्तों, यानी कि जो आप उपभोक्ता हो, कोई सामान खरीदते हो, आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपकी क्या राइट्स हैं, ये आज 24 दिसंबर आपका दिन है, ये मान सकते हो। और जो इसको लेकर एक इम्पोर्टेंट एक्ट बनाया गया था, हमें ध्यान में रखना है। इस एक्ट की डेट, टाइम और साल, तीनों चीज़ें याद रखनी है। 1986 में बनाया गया था द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। और HPPCS जो इस साल 2021 में हुआ था, उसमें तो इसकी थीम भी पूछी गई थी। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट प्लास्टिक पोल्यूशन को हैंडल करने पे काफ़ी जोर दे रही है, तो थीम इंपॉर्टेंट बन जाती है और PCS में आ भी चुकी है। तो थोड़ा दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान रखना, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा दोस्तों, आगे आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। DRDO ने अभी एक मिसाइल लॉन्च की है जिसका नाम है अभ्यास मिसाइल है, और ये DRDO ने लॉन्च की है। DRDO कोई भी मिसाइल लॉन्च करता है तो वो उड़ीसा के चांदीपुर एक वो जगह है, वहाँ से लॉन्च करता है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम पहले सर व्हीलर द्वीप था, लेकिन इसका नाम चेंज करके हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। तो मैं बताता हूँ, DRDO ने जो अभ्यास मिसाइल लॉन्च की है, ये तेज़ गति की हवाई लक्ष्य को भेदने वाली तेज़ प्रणाली की मिसाइल है। तो याद रखना दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ से की है ये, तो ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड चांदीपुर उड़ीसा से की है, और इसका पहले नाम सर व्हीलर द्वीप था। अब आगे आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता है चाइना में एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जिसको उइगर कहते हैं। ये चाइना में बहुत ही माइनॉरिटी में है, और एक प्रांत है जिनजियांग, ये उसमें आती है। तो जो ये उइगर कम्युनिटी है, इसके सामान को बैन कर दिया है USA ने, क्योंकि वो चाहता है कि इस पॉलिसी से वो चाइना को क्या कर सकता है, प्रेशर में ला सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसने ये एक बिल पास करके, एक एक्ट पास करके ऑफिशियली किया है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने बड़ी कंट्री ने एक छोटी सी एक कम्युनिटी को का सामान बैन कर दिया, वो भी एक्ट लाकर ऑफिशियली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये क्यों किया है, क्योंकि वो चाइना को प्रेशराइज करना चाहता है। अब आ जाते हैं अगले मुद्दे पर दोस्तों,
ये मुद्दा जो है वैसे तो ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है, लेकिन मुझे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा। बाकी सारी न्यूज़ आज की हैं, पर जो ये मुद्दा होगा 1 महीने पहले का है। पर एग्ज़ाम को देखते हुए ये करंट का ही मुद्दा है, 1 महीने पहले, ज़्यादा पहले नहीं है, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। हमारे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, वो पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ था। 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, जिसको रियो सम्मेलन बोलते हैं। 1992 में पहला सम्मेलन हुआ था, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे पृथ्वी पे जो पर्यावरण चेंज हो रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है, उसको बैलेंस में लाने के लिए औद्योगिक क्रांति के बाद ये तापमान इतना बढ़ गया है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी। और वही अर्थ समिट चलते चलते, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कोप बोला जाता है, अभी कोप 26 2021 में हुई है, लास्ट मंथ हुई है। ये ग्लासगो में हुई है, ग्लासगो जो कि यूके में है। तो इसमें भारत ने भी कुछ डिसीजन लिए हैं कि वो पर्यावरण को लेकर कितना संवेदनशील है और वो क्या क्या इसमें प्रयास करता है बदलाव के लिए। उसके 3 प्रयास बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी और एसएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लेगा कि ये किसके लिए हैं और कौन सा इनमें से एक नहीं है। तो तीनों याद रखना। 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन करेगा, मतलब जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है 2070 तक लक्ष्य रखा गया कि वो उसको भारत जीरो कर देगा। दूसरा उसका लक्ष्य ये है कि 2030 तक 50% कार्बन उत्सर्जन कटौती कर देगा, मतलब कार्बन उत्सर्जन की 50% कटौती भारत 2030 तक कर देगा और पूर्णतः 100% कार्बन उत्सर्जन खत्म कर देगा या इसको बैलेंस कर देगा पेड़ लगाकर, वो 2070 तक करेगा। और 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 2030 तक। मतलब कि जो नवीकरणीय स्रोत हैं, नवीकरणीय संसाधन है, जैसे सूर्य है, हवा है, या फिर जो गोबर गैस है, इसको बोला जाता है नवीकरणीय संसाधन। इनसे जो एनर्जी क्रिएट करेगा, जो कि पोल्यूशन नहीं फैलाते और एनर्जी का भी काम करते हैं, वो 500 गीगावाट लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2030 तक। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं दोस्तों। हमने 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था और अभी भी वो है, उसको हम प्राप्त करने वाले हैं, हासिल करने वाले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, इससे जुड़े हुए मैं 2 क्वेश्चन और बता देता हूं आपके लिए इम्पोर्टेंट। अर्थ समिट को लेकर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक को भारत में भी हुई थी, वो हुई थी दिल्ली में 2002 में। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारत ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अगर एक का ही ऑफिस है तो वो आईएसए का है, वो गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये आईएसए जो बना था वो COP15 थी। COP15 जो हुई थी वो पेरिस में हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भी पूछ सकते हैं कि जो आईएसए बना था किस स्कोप में बना था, वो बना था 2015 की पेरिस कॉन्फ्रेंस में, और उसे बोला जाता है COP15 दोस्तों। ये था आज का पूरा डिस्कशन दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।